ओके हमने पिछले सेशन में शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था कि अगर आपके पास काफ़ी सारे प्रोसेस हो तो आप उसमें से कौन सी प्रोसेस को चूज़ करना चाहोगे। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स है। उसमें सबसे पहले था हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें क्या है, इन दिस शेड्यूलिंग द प्रोसेस दैट रिक्वायर्स द सीपीयू फर्स्ट इज टू एलोकेट द सीपीयू फर्स्ट। इसमें ये चीज़ होती है कि जो प्रोसेस सीपीयू को, ठीक है, सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, उसको क्या है, सीपीयू का जो टाइम है वो पहले मिलेगा। दस द नेम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इन FCFS, that is the short form of first come first serve, a process is allocated CPU time according to the arrival time of a process। इसमें यह चीज होता है कि जो CPU टाइम होता है, ठीक है, उसको कैसे मिलता है, जिस फॉर्म में वो आता है उस टाइम में उसको वो टाइम मिल जाता है। It's easy managed with FIFO queue, first in first out. When a process enter in the ready queue, its PCB linked onto the tail of the queue. When a CPU is free, it is allocated to the process and then removed from the queue. जब प्रोसेस एंटर होता है रेडी क्यू में, सो इसका जो पीसीबी होता है उसको हम उसके टेल के साथ क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। और जो सीपीयू जब फ्री होगा, इट्स एलोकेटेड टू प्रोसेस एंड रिमूव फ्रॉम द क्यू। मतलब बेसिकली जब सीपीयू फ्री होता है तो उसको रिमूव करके रेडी से रनिंग में डाल दिया जाता है। जो FCFS है ये एक नॉन प्रीएम्प्टिव है, यानी कि इसमें क्या होगा कि सीपीयू को एक बार जो प्रोसेस मिल गया वो उसको बीच में नहीं छोड़ेगा। Once the CPU is allocated to a process, that process keeps the CPU until it releases the CPU, either by terminating or by requesting input output। मतलब ये कि अगर CPU को जो प्रोसेस allocate होता है उसमें क्या होता है कि वो उसको तब तक रखता है, तब तक उसको रिलीज नहीं करेगा जब तक उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, दैट्स यहाँ पे एक फोटो को भी शेयर किया गया है जिसमें क्या है, FCFS शेड्यूलिंग को दिखाया गया है। ये सीपीयू है हमारा, सबसे पहले हेड है, हेड में हमारे पास A प्रोसेस है, B C D 4 प्रोसेस है, दैट इज द रेडी। ठीक है, टेल ऑफ क्यू में जितने भी प्रोसेस आते जाते हैं वो टेल में लगते जाते हैं। सबसे पहले A प्रोसेस की बारी है, A चलेगा, फिर B, फिर C, फिर D। सो दैट्स द वर्किंग ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन करा गया है। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, दैट स्टैंड्स टू फेवर सीपीयू बाउंड प्रोसेस। कंसीडर अ सिस्टम विद वन सीपीयू बाउंड प्रोसेस एंड अ नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। इन सच अ सिस्टम देयर आर सम सिनेरियोज। अब यहाँ पे क्या है कि सीपीयू का एक बाउंड प्रोसेस होता है, क्योंकि जब कोई भी प्रोसेस आप क्या है एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी देते हो तो आप एक बाउंडेशन में हो जाता है, बिकॉज यू हैव टू कंप्लीट दैट प्रोसेस। So, what you want to follow the scenario? First is the CPU bound process will get the CPU and hold it. CPU bound process में क्या होता है कि वो CPU को बाउंड करके रखता है, उसको होल्ड करके रखता है। During this time, all the other process will finish their input output and move it into the ready queue. अब इस टाइम में क्या होता है कि जो दूसरे प्रोसेस है, they finish their input output and then they will move in the ready queue waiting for the CPU. When these processes are waiting in the ready queue, the input output devices are idle. जब तक ये वेट करते हैं, ठीक है, तब तक जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है वो आइडल पड़ी रहती हैं। After some time, the CPU bound process finish, it is CPU burst and move on to the input output device. जब CPU का प्रोसेस खत्म हो गया तब उसके बाद वो इनपुट आउटपुट के पास जाती है। At this time, all the input outbound process execute quickly and move back to input output queue. अब इनपुट आउटपुट बाउंड हो गया क्योंकि अब उसको एकदम से सारी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आ गई, तो वो सारा क्या है एक क्यू में चला गया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सीपीयू इज आइडल। अब उस टाइम पे सीपीयू आइडल है, यानी कि अगर आपके पास 4 रिक्वेस्ट आती हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि वो सीपीयू के पास जाएंगी, तो सीपीयू बिजी हो जाएगा, इनपुट आउटपुट फ्री रह जाएगा। फिर सीपीयू से फ्री हो गए, वो 4 की 4 इनपुट आउटपुट के पास चलेगी, तो उस टाइम पे सीपीयू फ्री हो गया। The CPU bound process will then move back to ready queue and be allocated the CPU. फिर जो CPU bound process होता है फिर वो दोबारा move back करता है ready queue में और CPU को टाइम देता है। Again all the input out process end up waiting in the ready queue until the CPU bound process is done. फिर उसके बाद फिर से जो इनपुट आउटपुट प्रोसेस होती है वो एंड हो जाती हैं, ठीक है, एंड अप विद वेटिंग इन रेडी क्यू एंड देन सीपीयू बाउंड प्रोसेस इज डन। ठीक है, सो ऐसे हमारा जो फर्स्ट कम है फर्स्ट सर्व जो है, ठीक है, एल्गोरिथम परफॉर्म होता है। अब इसमें कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहले एडवांटेज, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कोड। एज वी नो कि पहले जो
ठीक है, प्रोसेस आएगी वो पहले चलेगी. इट इज सुटेबल फॉर बैच सिस्टम एंड वन प्रोसेस एग्जीक्यूट वन आफ्टर द अनदर. अब ये ज़्यादातर सुटेबल होती है बैच में, जहाँ पे हमें एक के बाद दूसरी तीसरी रन करनी होती है. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस इन FCFS शेड्यूलिंग. वेटिंग टाइम कैन बी लार्ज इफ शॉर्ट रिक्वेस्ट वेट बिहाइंड द लॉन्ग वंस. अब FCFS शेड्यूलिंग में क्या होता है कि जो वेटिंग टाइम होता है दैट इज लार्ज इफ शॉर्ट रिक्वेस्ट वेट बिहाइंड द लॉन्ग प्रोसेस. तो वहाँ पे क्या होता है कि वेटिंग टाइम तब लार्ज होता है जब बहुत सारी रिक्वेस्ट वेट कर रही हो. ए प्रॉपर मिक्स ऑफ जॉब इज नीडेड टू अचीव गुड रिजल्ट्स. FCFS is not suitable for time sharing where each user needs to get the CPU for an equal amount of time interval. मतलब जो टाइम शेयरिंग है उसमें बिल्कुल सही नहीं रहती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट हर एक बार उसको क्या है कि जो पहली प्रोसेस आएगी उसको उतना ही टाइम मिलेगा, फिर वो चली जाएगी. तो ऐसे क्या है कि एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो पाएगा. अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है. कंसीडर अ सेट ऑफ प्रोसेस दैट अराइव एट द टाइम विद द लेंथ ऑफ CPU burst time in milliseconds. Thus the average waiting time depends on the order in which the process arrive. अब यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे प्रोसेस दी गई है, P1 30 है, P2 4 है, P3 3 है एंड P4 2 है. If the process arrived in the order P1, P2, P3, P4, then the average waiting time of the process is obtained in the following Gantt chart. अब जैसे P1 है उसको 30 मिला, ठीक है. P2 को कितना वेट करना पड़ा, 30 मिली सेकेंड्स, ठीक है. और 4 P2 का चला, P3 को कितना वेट करना पड़ा, 2 प्रोसेस चली, 30 देन 4 प्लस 34, ठीक है. फिर P3 चली, उसने अपना 3 लिया, देन यहाँ पे 37 हो गया. P4 को 37 मिली सेकेंड वेट करना पड़ा, देन 39. अब यहाँ पे वेटिंग टाइप को जो कैलकुलेट करके टोटल उन्होंने निकाला है, ठीक है, यहाँ पे 25.20 मिली सेकेंड्स. इफ द प्रोसेस अराइव इन द ऑर्डर, अगर वो P4, P3, P2 से आती तब एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले P4 चला 2, फिर P3, ठीक है. P3 को कितना वेट करना पड़ा, 2 मिली सेकेंड्स. फिर 5 आ गया, ठीक है. फिर P2 को कितना वेट करना पड़ा, 5. देन वो कितना चला हमारा P2 4, ठीक है. फिर उसके बाद हमारा आया P1 सबसे लास्ट में. अब यहाँ पे कितना 4 मिली सेकेंड्स, ठीक है. यहाँ पे 25, यहाँ पे 4, दैट इज़ अ डिफरेंस, ठीक है. तो यहाँ पे जो है कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है. अगर हम कहें कि बहुत बड़ी प्रोसेस आ जाती है और छोटी को वेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और टाइम बहुत वेस्ट होता है. अब यहाँ पे देखिए, 10 एवरेज टाइम डिपेंड अपॉन द ऑर्डर इन विच द प्रोसेस अराइव. मतलब जैसे प्रोसेस आती है उस पर डिपेंड करता है हमारा भी waiting time. Thus waiting time will greatly vary depending upon whether the process having less CPU burst time or in the ready queue. मतलब उस पे टाइम डिपेंड करता है कि कहाँ पे उसका क्या है burst टाइम होता है. Hello students, our next scheduling is shortest of first scheduling. सबसे पहले हमने करी थी first in first out. The next one is shortest of first scheduling. SGF को क्या कहते हैं कि it's also known as shortest job नेक्स्ट एल्गोरिथम, ठीक है. जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है इसका शॉर्ट फॉर्म है SGF. उसको हम शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट एल्गोरिथम भी कह देते हैं और ये काफ़ी फास्टर होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से. इन SGF द प्रोसेस विद द लीस्ट एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन टाइम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रेडी क्यू फॉर एग्जीक्यूशन. SGF में क्या होता है कि जिस प्रोसेस का सबसे कम टाइम होता है, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया जाता है, रेडी क्यू में डाला जाता है, देन उसके बाद वो क्या है एग्जीक्यूट होता है. For this, SGF algorithm associate with each process. The length of it is next, the smallest next, and CPU burst. SGF algorithm क्या होता है कि हर एक प्रोसेस के साथ उसको एसोसिएट किया जाता है और जो इसका लेंथ होता है, यानी कि जो स्मॉलेस्ट लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग ही इसको क्या उसमें डाला जाता है. जैसे सबसे शॉर्ट अगर जिसका ब्रस्ट टाइम होगा, ठीक है, अगर किसी का 1 है तो वो पहले आएगा, किसी का ब्रस्ट टाइम 5 है या 2 है तो 2 वाला पहले आएगा क्योंकि उसका जो काम है वो सबसे पहले कंप्लीट हो जाना है. If two processes have the same length of the next CPU burst, then FCFS scheduling algorithm used to break the tie. अगर दो प्रोसेस सेम ब्रस्ट टाइम ले रहे हैं, यानी कि दोनों का अगर टाइम क्या है 5 है, तो वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे, तो उनका जो शेड्यूलिंग होगा दैट इज अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग. SKF एल्गोरिथम कैन बी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. जो SKF है, ठीक है, दैट इज ये प्रिमिटिव भी हो सकता है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है. दैट इज द शॉर्टेस्ट ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग. व्हाट अबाउट द नॉन प्रिमिटिव? जो नॉन प्रिमिटिव SGF है उसका क्या मतलब है? इन नॉन प्रिमिटिव SGF शेड्यूलिंग CPU is always assigned to the process with least CPU burst time and the process keeps CPU until it terminates. नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा
कि जब भी सीपीयू को कोई भी प्रोसेस दिया जाएगा उसमें क्या होगा कि जो उसका बर्स्ट टाइम होगा उस का, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। यानी कि सीपीयू जब क्या है उसको तब तक अपने पास रखेगा जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता, और उसमें जो क्या कहते हैं टाइम रहेगा वो हमेशा शॉर्टेस्ट रहेगा। दैट्स व्हाई इट्स नॉन प्रिमिटिव। The main advantage of SGF algorithm is that it gives minimum average waiting time for a given set of process. मेन एडवांटेज इसमें ये चीज़ होती है कि जो SGF शेड्यूलिंग होता है वो मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देता है। By moving a short process from a long process, the waiting time of a short process decreases more than it increases the waiting time for the long process. जब शॉर्ट प्रोसेस जो होती है, ठीक है, उसको जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसको बहुत कम वेट करना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस को काफ़ी वेट करना पड़ता है बिकॉज उसके आगे काफ़ी छोटी छोटी प्रोसेसेस होती हैं जो पहले एग्जीक्यूट हो जाती हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ SGF शेड्यूलिंग इज दैट इट रिक्वायर्स प्रीशियस नॉलेज ऑफ हाउ लॉन्ग अ जॉब और अ प्रोसेस विल रन एंड दिस इंफॉर्मेशन इज यूजली नॉट अवेलेबल। अब डिसएडवांटेज क्या होती है SGF शेड्यूलिंग की, मतलब ये क्या है, एक तो उसको नॉलेज चाहिए कि जो जॉब होती है, ठीक है, वो कब रन होएगी, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज यूजली नॉट अवेलेबल। ठीक है, कई बार हमारे पास जो ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है दैट्स इज नॉट अवेलेबल कि कौन सा प्रोसेस कितना टाइम लेगा। However, a prediction formula can be used to predict the amount of time for which CPU may required by the process. अब कई बार इस चीज़ की prediction भी की जाती है कि CPU को कितना टाइम चाहिए उस चीज़ को रन करने के लिए। Another disadvantage of SGF scheduling is that the process with high estimated execution time may have to wait for a long time if there is a large number of processes with short estimated execution time. अब दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए बहुत सारे शॉर्ट प्रोसेस हैं और एक लॉन्ग टाइम की प्रोसेस है, उसको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दैट शॉर्ट एस्टिमेटेड प्रोसेसेस। ठीक है, सो दैट इज नेक्स्ट एक एग्जांपल दी गई है दैट इज अ नॉन प्रिमिटिव SGF। सबसे पहले हमारे पास P1 है, ठीक है, जो टाइम ले रहा है 6 ब्रेस्ट टाइम, देन P2 है जो टाइम ले रहा है 8, P3 है दैट इज टेकिंग द टाइम 7 एंड P4 दैट इज टेकिंग टाइम 3। सबसे कम टाइम किसका है यहाँ पे, P4 का, तो P4 चलेगा। ठीक है, P4 के बाद हमारा P1 है जिसका सबसे कम टाइम है, ठीक है, और ये कितना चला 6, ये 3, देन 9 हो गया। ठीक है, उसके बाद P3 को यानी कि 9 मिली सेकेंड्स वेट करना पड़ा। ठीक है, फिर P3 चला, ठीक है, P3 का कितना है 7, ठीक है, 9 + 7 16 हो गया, यानी कि P2 को 16 मिली सेकेंड्स को वेट करना पड़ा और P2 ने अपना लिया 8। सो टोटल जो हमारा मिली सेकेंड्स लगे 24। यहाँ पे फिर उसका एक एवरेज वेटिंग टाइम निकाला गया है दैट इज 7 मिली सेकेंड्स। नेक्स्ट इज प्रिमिटिव SGF और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। अब प्रिमिटिव में क्या होता है कि बेसिकली जब हाई प्योरिटी की प्रोसेस आती है तो उसको क्या है, जो अपना कंट्रोल है वो बीच में छोड़ देता है। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि अगर कोई सबसे कम टाइम वाली प्रोसेस आएगी तो जो कंट्रोल है वो अपना बीच में छोड़ के वो दूसरी प्रोसेस की तरफ चला जाएगा। द प्रिमिटिव वर्जन ऑफ SGF शेड्यूलिंग इज आल्सो नोन एज अ शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग। अब जो प्रिमिटिव वर्जन होता है SGF शेड्यूलिंग का उसको हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। SRT शेड्यूलिंग इज यूजफुल इन टाइम शेयरिंग सिस्टम। जो SRT शेड्यूलिंग है, ठीक है, वो टाइम शेयरिंग सिस्टम में काफ़ी यूजफुल रहता है। इन SRT द प्रोसेस विद द स्मॉलेस्ट एस्टिमेटेड रन टाइम टू कंप्लीशन इज रन नेक्स्ट। मतलब SRT में क्या होगा कि जो सबसे कम टाइम लेगी, ठीक है, चलने के लिए, वो सबसे पहले कंप्लीट होगी। दिस रूल इज अप्लाइड इवन फॉर फ्यू अराइवल प्रोसेस। ये जो रूल होता है, ठीक है, जो नए प्रोसेस आते हैं उन पे अप्लाई होता है। एनी टाइम अ न्यू प्रोसेस एंटर द पूल ऑफ द प्रोसेस टू बी शेड्यूल्ड। जब भी कोई नया प्रोसेस आता है, ठीक है, उसको क्या है, शेड्यूल कर दिया जाता है। द शेड्यूलर कंपेयर द एक्सपेक्टेड वैल्यू पर इज रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम एंड दैट ऑफ द प्रोसेस करंटली रनिंग। फिर क्या होता है कि जो नया प्रोसेस आता है उसका टाइम और जो चल रहा प्रोसेस है दोनों को कंपेयर किया जाता है। If the new process is the time is less, then currently running process is preempted and CPU is allocated to the new process. अगर नया जो प्रोसेस आ रहा है, ठीक है, उसका टाइम कम है और जो रनिंग प्रोसेस है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, तब क्या होगा कि जो CPU होगा वो जो नया प्रोसेस होगा उसको अलोकेट कर देगा, यानी कि उस चीज़ को क्या करेगा, नए प्रोसेस को क्या है, चला देगा और जो पुराना प्रोसेस है उसको क्या है, पीछे छोड़ देगा। सो दैट इज द प्रिमिटिव और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज ऑफ SRT शेड्यूलिंग। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहले
The execution time of process must be known in advance. Calculating execution time of process without executing it is difficult. अब जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है प्रोसेस का वो आपको पहले ही पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको चलाते टाइम देख रहे हो कि उसका टाइम कितना लगेगा, सो वो डिफिकल्ट हो जाता है. SRT has higher overhead than SGF. It must keep the track of elapsed service time of the running job and must handle occasional permissions. जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम होता है उसका एक हार्डर ओवरहेड होता है. तो दैट मीन्स टू से कि जो भी रनिंग जॉब होती है उसका ट्रैक उसको रखना पड़ता है, और इट मस्ट हैंडल द ओकेजनल प्रीएम्पशन, जो भी प्रीएम्पशंस की जाती है, ठीक है, उसको भी इसको क्या है हैंडल करना पड़ता है. एज SRT फेवर शॉर्ट जॉब्स, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट मीनिंग टाइम है वो शॉर्ट जॉब को ही प्रेफर करता है. द मीन वेटिंग टाइम फॉर द लॉन्गर प्रोसेस और जॉब इज मोर लॉन्गर एंड लॉन्ग जॉब्स कैन बी विक्टिम ऑफ स्टारवेशन. तो इसमें क्या होगा कि जो छोटी छोटी जॉब है वो चलती रहेंगी और जो लंबी प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, स्टारवेशन अक्कर हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स जो आगे जाके डेडलॉक का काम करता है. सो दैट्स द डिसएडवांटेज. नेक्स्ट एक एग्जांपल शेयर की गई है, दैट इज द प्रीएम्प्टिव SGF एंड और SRT शेड्यूलिंग. अब यहाँ पे क्या है कि द प्रोसेस P1 है, ठीक है, दैट द स्टार्टेड टाइम एज 0 एंड इट्स द ओनली प्रोसेस इन द क्यू. अब यहाँ पे उनका अराइवल टाइम और बर्स्ट टाइम दोनों ही शेयर किए गए हैं. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस आता है P1 जिसका अराइवल टाइम है 0, इसलिए इसको पहले चलाया गया. ठीक है, यहाँ पे P1 चल रहा है. ठीक है, वो 1 टाइम चला था, लेकिन जब 1 टाइम चला तो हमारा प्रोसेस P2 आ गया जो कितना ले रहा था बर्स्ट टाइम 4. तो यहाँ पे P2 चला. ठीक है, तो वो अपना कंप्लीट करेगा, क्योंकि जब उसके बाद P3 आता है, ठीक है, जो नंबर 2 पे आता है उसका जो टाइम है 9 है और ये 4 है. एज कंपैरिजन करें तो ये चलता रहेगा. ठीक है, फिर P4 आता है. ठीक है, P4 अपना टाइम देख रहा है. ठीक है, वो है 5. ठीक है, अब 9 यहाँ पे 5 और ये प्रोसेस हमारा एक टाइम चला 7. सबसे छोटा जो है वो है P4, इसलिए यहाँ पे क्या चला, P4 चला. ठीक है, तो वो उसने अपना टाइम कितना लिया 5. ठीक है, ये 1 चला थी, ये 4 हमारा और चला तो 5 हो गया, और ये हमारा 5 टाइम और चला. ठीक है, तो यहाँ पे 10 मिली सेकेंड्स का वेट करना पड़ा किसको, P1 को. अब यहाँ पे 7 है और 9 है. ठीक है, P1 लेगी 7 और P3 लेगी 9. तो P1 हमारा चला 17 हो गया. उसके बाद हमारा चला P3 दैट इज 9. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 26 जो है टोटल लैप्स टाइम लगा है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने 1 मिली सेकेंड्स निकाले हैं. सो यहाँ पे पूरा इसको एक्सप्लेन किया गया है. जैसे देखिए, प्रोसेस P2 अराइव एट द टाइम ऑफ 1 एंड इट इज बर्स्ट टाइम इज 4 मिली सेकेंड्स. द बर्स्ट टाइम इज लेस देन द रिमेनिंग टाइम फॉर द प्रोसेस P2 एंड P2 इज नॉट प्रीएम्प्टेड. द प्रोसेस P4 अराइव एट द टाइम ऑफ 3, इट्स बर्स्ट टाइम इज 5 मिली सेकेंड्स. ठीक है, सो अगेन सॉरी, जो P4 है, ठीक है, वो थर्ड पे आई. ठीक है, उसका 5 है. अगेन इट्स लार्जर देन द रिमेनिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P2. सो P2 को भी प्रीएम्प्टेड नहीं किया जाता. आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ P2 द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट नेक्स्ट CPU burst time P4 is allocated. After process P4, process P1 and then process P3 are scheduled. ठीक है, as I explained. ठीक है, so that is the example. सो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल को शेयर किया गया है, दैट इज इन दिस प्रोसेस P1 स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ 0 इज ओनली प्रोसेस इन द क्यू. अब यहाँ पे हमारे पास 10 है. सबसे पहले वो उसका अराइवल टाइम क्या है 0 है, तो उसको चलाया गया P1 को, 1 चला. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि P2 प्रोसेस आ गई जिसका टाइम था 5, तो P2 हमारा चलता है 1. ठीक है, फिर उसके बाद P3 आ जाती है. प्रोसेस P2 arrive the time of 1 with the burst time of 5 milliseconds. The burst time is less than the remaining time of P1. So process P1 is preempted. तो P1 को preempted कर दिया गया और P2 चला दिया गया. Then the process P3 arrive the time of 2. ठीक है, so it also take the time of 2 milliseconds and it is less than the remaining time of process P2. अब P2 से कम है. ठीक है, so the time of process P2, so process P2 is preempted and process P3 is scheduled. तो P2 को preempted करके P3 चला दिया गया. ठीक है, फिर then P3 terminate, क्योंकि P3 में अपना 2 चल गया, यहाँ पे 4 आ गया. फिर उसके बाद P2 चला, P2 हमारा 1 चला था, उसका 4 रहता था चलना, यहाँ पे 4 टाइम चला तो हमारा 8 हो गया. ठीक है, P1 हमारा 1 चला था, 9 रहता तो यहाँ पे 17 हो गया. ठीक है, सो ऐसे ये हमारा क्या है, प्रीएम्प्टेड है, जिसमें जैसे जैसे प्रोसेस आती गई वैसे वैसे वो चलता गया. सो दैट इज द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग कह सकते हैं आप इसे. ठीक है, और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. ठीक है, थैंक यू.